हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं राहुल सोलंकी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने छोटे से परिवार समर्पण क्लासेस पर। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और अपनी तैयारी भी इस समय ज़ोरदार और एक दमदार तरीके से आप सभी लोग कर रहे होंगे। तो चलिए, आज आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें, इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ये मुझे लगा कि आपको बताना कुछ ज़रूरी था। मेरे पास कुछ ऐसे रीजनिंग के क्वेश्चन हैं जिन्हें आप अक्सर हमेशा गलती करते हो। तो उन चीज़ों से मैं आपको आगाह करने के लिए कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा रीजनिंग के। और आप उन जो क्वेश्चन हैं उन्हें देखकर आपको पूरा ये लगेगा कि रियल में आपको हमने जो आपको ये लगेगा कि रियल में मैंने आपको कुछ प्रोवाइड कराया है, ठीक है। और ये भी एहसास होगा कि यदि मैं इन्हें नहीं बताता तो आप 100% मिस्टेक करते, क्योंकि मैंने ये अपने पास उस समय रख लिए थे कि जिस समय मैं तैयारी कर रहा था यूपीएसआई की, तो उन क्वेश्चनों के स्क्रीनशॉट मेरे पास हैं जिनमें अक्सर बच्चे गलतियां करते हैं। तो मैं आज वही चीज़ें आप लोगों के सामने प्रोवाइड करूंगा। और जितने भी मेरे पास स्क्रीनशॉट हैं मैथ, रीजनिंग वगैरह जिसके भी, मैं सब चीज़ डे बाय डे आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। तो चलिए देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन हैं और किन में हम लोग गलतियाँ कर जाते हैं। आप रेडियो ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हों, चाहे और किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि मैं सिर्फ वही क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराऊंगा जिनमें अक्सर लोग गलतियां करते हैं। सिर्फ बाकी कुछ भी चीज़ें बेकार आपको प्रोवाइड नहीं कराऊंगा। और ना ही कोई मेरी ये जितनी भी चीज़ें एक ही टॉपिक से, अदर टॉपिकों से हैं, और सिर्फ वही चीज़ें हैं जिनमें हम सब लोग गलतियाँ कर जाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे पास और किस टाइप के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं भाई क्वेश्चन। ये सब मेरे पास फ़ोल्डर बने हुए हैं सबके, आप देख सकते हो, ये फ़ोल्डर हैं, ठीक है। मैं दिखा दूंगा नज़दीक से। रीजनिंग पर चलते हैं और रीजनिंग का पहला क्वेश्चन ये रहा, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। और ये पहला क्वेश्चन है, तो इसे मैं बनाऊंगा तो है नहीं, खाली आपको बताऊंगा कि सॉल्व कैसे होगा। देखोगे इसमें पूछिए कि कितने त्रिभुज हैं। जो छोटा आता है हमारे पास उसे तो हम पता नहीं कौन कौन से फॉर्मूले हैं जिनसे हम बना ले जाते हैं। जैसे मान लो छोटा सा आ जाए कोई, छोटे ऐसे बनते हैं, ठीक है, इस टाइप से बनते हैं। इधर दो हैं तो इधर भी दो ही कर दो, तो इस टाइप से बनते हैं। तो इन्हें हम गिन लेते हैं और इन पे फॉर्मूला छोटा सा कोई आपने पढ़ा होगा तो वो सब लगा देते हैं। लेकिन आप यहाँ अपना फॉर्मूला लगा के देखो और फिर बताओ कितने हैं, ठीक है। तो मैं जो बता रहा हूँ ये देखो, आप लगा लेना और फिर निकाल के बताना। और जो मैं बता रहा हूँ वो देख लो आप। इसका जो होता है n+2 और 2n+1 डिवाइड बाई 8, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है कब? जब होता है कि जो हमारे नीचे वैल्यू दी गई हैं इन्हें हम गिनते हैं। जैसे हमारे बना हुआ है, इसमें जो नीचे खाने दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, जो नीचे वाला ये है इसमें 8 खाने दिए गए हैं। सबसे नीचे जो त्रिभुज हैं इसमें 8 हैं त्रिभुज, तो इनको हम n मान के चलते हैं, ठीक है। जैसे मैं बताऊं आपको, छोटा सा एक एग्जाम्पल लेके, बड़ा तो मैं बनाऊंगा नहीं। जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये बन गया मेरे पास, ठीक है। तो नीचे हम क्या गिनेंगे, 1 2 और 3, ठीक है। तो ये नीचे जो वाले त्रिभुज होते हैं ये हमारी n होती है, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें n कितनी है, 8, क्योंकि नीचे जो त्रिभुज हैं ये वाले, ठीक है, ये 8 हैं। तो हमारी क्या हो गई, n हो गई हमारी 8। 8 गुणा 8 और 2 10, क्योंकि n 8 और 2 10, गुणा 8 दूनी 16 1 17 बटे 8, 8 से 8 कैंसिल, आंसर आ गया मेरा 170, ठीक है। ये इतना बड़ा त्रिभुज है जो गिनने हमें, यदि हम गिने अपने फॉर्मूला वगैरह जो हमें दे रखे होंगे
वहाँ लगाएं तो शायद फेल हो जाए, ठीक है। बाकी इस वाले फॉर्मूला को आप कहीं लगा लेना, फेल नहीं होगा, ठीक है। जो आपके फॉर्मूले होंगे, जो आपने पढ़े होंगे, वो सब फेल हो जाते हैं। मैंने इसलिए इसका स्क्रीनशॉट लिया था क्योंकि जो फॉर्मूले आप लगा रहे होगे वो मैंने भी पढ़े थे, लेकिन वो फॉर्मूले इस वाले त्रिभुज में फेल हो गए और मैं एकदम परेशान हो गया कि इस टाइप का प्रश्न कैसे होगा कि इतने त्रिभुज पूछे गए हैं और मेरा फॉर्मूला यहाँ के फेल हो जाता है। बस एक चीज़ मैं इसमें थोड़ी सी बताऊँगा कि यदि n की संख्या विषम आ जाए, ये तो समाई थी 8, ये सम थी, यदि विषम आ जाए तो हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। मान लीजिए 7 आती तो हमें यहाँ माइनस का एक और लगाना पड़ता है, और ये माइनस ऊपर ही होता है, ठीक है। नीचे इसके यहाँ मत लगा देना माइनस, इधर बराबर में, ये ऊपर ही होता है, ठीक है। ये करने के बाद -1 करना पड़ता है, ठीक है। बस इतना सा काम करना पड़ता है यदि n विषम हो, बस फॉर्मूला जिसका पेश रहता है, ठीक है। यदि n विषम हो तो -1 हमें लगाना पड़ता है, बाकी हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब कहीं भी लगा लेना, फेल होने वाले फॉर्मूले नहीं है, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन आपको बताता हूँ। ये तो आकृति वाला, आप ये ना सोचें कि आकृति गिनने के लिए तो हमारे पेपर में आएगी नहीं, लेकिन कहाँ कौन सी चीज़ आ जाए ये कहना मुश्किल है, ठीक है। मुझे भी पता थी कि आकृति मेरे एग्ज़ाम में नहीं आई थी, लेकिन हमें हर जो सिचुएशन है उसके लिए तैयार रहना पड़ता है। ऐसी बात नहीं है कि कोई छोटी सी चीज़ है, यदि हम ये सीख लें तो हमारा कितना टाइम ख़राब होगा। बस 2 मिनट हमारे एक बार मेमोराइज़ करने की देर है। एग्ज़ाम टाइम में ये फॉर्मूला हम अपनी नोटबुक में नोट कर लेते हैं और पेपर से जस्ट पहले हम 1-2 दिन पहले सारा रिवीजन कर जाते हैं इस टाइप के फॉर्मूले को, और एग्ज़ाम में यदि क्वेश्चन आता है तो हम तुरंत उस फॉर्मूले को लगा के कर देते हैं। इसमें कुछ भी नहीं है, बस हमें फॉर्मूला याद करना है, इतना काम है, ठीक है। बाकी देखो मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी करी थी कि बाइनरी से डेसिमल में बदलना और डेसिमल से बाइनरी में बदलना, मेरे सिलेबस में नहीं था, लेकिन मैंने किया क्योंकि मुझे यूपी जो पैटर्न आता है उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है कि पैटर्न के अकॉर्डिंग ही पेपर आ जाए या जो पैटर्न है उसके हट के आ जाए, तो कुछ कहना असंभव सी बात है, ठीक है। पैटर्न हमारे में जो यूपीएसआई का था वो बिल्कुल अलग था, जो सिलेबस था अलग था, लेकिन जो पेपर आया हमारा वो बिल्कुल डिफरेंट आया, सिलेबस के अकॉर्डिंग अब की बार भी नहीं आया, ठीक है। क्योंकि क्रमचय संचय के जो सवाल थे और प्रायिकता के जो सवाल थे बहुत ज़्यादा संख्या में, और सेट थ्योरी के जो सवाल थे उनकी हम सब लोगों ने जो एसआई की तैयारी कर रही है बहुत अच्छे से तैयारी करी थी, सिलेबस को देख के तैयारी करी थी, लेकिन एग्ज़ाम में इस बार नहीं पूछे गए। तो यही सब होता रहता है, तो आप ये ना कहें कि सिलेबस में नहीं है, ठीक है। चीज़ें वो चीज़ें हैं जो आपको हमेशा दिक्कत करती रहती हैं, परेशान करती रहती हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखो अगला प्रश्न है, सिर्फ वही बताऊंगा जो हम गलती करते रहते हैं। 2 शहर x और y के बीच की न्यूनतम दूरी, ये प्रश्न दे रखा है और इस पे 2 हमें कथन दे रखे हैं, एक तरह से कथन निष्कर्ष, ठीक है। और 2 स्टेटमेंट हमें दे रखे हैं और ये इसका प्रश्न दे रखा है। तो ये हम बताएंगे कि दोनों स्टेटमेंट से इसका उत्तर दिया जा सकता है या एक से ही दिया जा सकता है, तो कौन से वाले से दे सकते हैं, या दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट इस वाले कथन का उत्तर देने में पर्याप्त नहीं है, ठीक है। तो देख लेते हैं, एक्स वाई के बीच की न्यूनतम दूरी पूछी है। चलो जी, एक्स और वाई के बीच की, एक्स एंड वाई के बीच की दूरी हमसे पूछी है, न्यूनतम, वो भी क्या है ये पूछिए। पहला स्टेटमेंट है 2 शहर एक्स वाई के बीच की जो न्यूनतम दूरी है 20 किलोमीटर से अधिक, पहला स्टेटमेंट 20 किलोमीटर से अधिक और 25 से कम है, मतलब 20 किलोमीटर से अधिक और 25 किलोमीटर से कम है, ठीक है। 25 किलोमीटर से कम है दूरी और 20 किलोमीटर से अधिक है, इन दोनों के बीच में दूरी है वो, क्लियर सी बात है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है 2 शहर एक्स वाई के बीच की न्यूनतम दूरी 23 किलोमीटर से अधिक, 23 किलोमीटर से अधिक है और 28 किलोमीटर से कम है, ठीक है। तो उन 2 शहरों के बीच की जो एक्स वाई हैं, 2 शहर हैं, इनके बीच की न्यूनतम दूरी क्या है। आप करोगे तुरंत गलती करोगे, आप क्या करोगे, 20 से अधिक क्या होगी, 21, 22, 23,
24 और 25 से कम, तो इन दूरियों के बीच में ही होगी उसकी दूरी, ठीक है। और ये 23 से अधिक, 24, 25, 26, 27, 28। पहला स्टेटमेंट तो कहता है कि 20 से अधिक और 25 से कम कोई भी इनके बीच की दूरी होगी। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि 23 से अधिक, 24, 25, 26, 27, 28 और 28 से कम मतलब 27, इनमें से कोई भी दूरी है। तो आप कहोगे कि इनमें 24 भी इसमें आ रहा है और 24 इसमें आ रहा है, तो उनके बीच की न्यूनतम दूरी 24 होगी, ठीक है। क्योंकि जो दूरी 24 है इस स्टेटमेंट के भी बीच के अंदर आ रही है और इस स्टेटमेंट के, तो यहीं आप गलती कर जाओगे। आप टिक लगा दोगे कि दोनों स्टेटमेंट उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जो कि गलत है, ठीक है। यहाँ यदि हमारे दिन की बात करता, ये जो क्वेश्चन है हमारा दिन पर डिपेंड करता है। जैसे कि आपने पढ़े होंगे रीजनिंग के सवाल कि यदि x का जन्म 20 तारीख के बाद और 25 तारीख से पहले हुआ है, तो हमने लिख लिया इनमें से किसी दिन हुआ होगा। और दूसरा स्टेटमेंट है कि 23 तारीख के बाद और 28 तारीख से पहले हुआ है, तो x का जन्म कब हुआ है, तो हम बता देते 24 तारीख को हुआ है। वहाँ हम इसे रिलेट कर लेते हैं, लेकिन वही हमें गलत करवा देता है। दरअसल में इसका आंसर क्या होगा, देखो ये हम ऐसे लिख नहीं सकते क्योंकि ये दिन नहीं है। इसने कहा है 20 से अधिक दूरी होगी और 25 से कम, 23 से अधिक होगी लेकिन 28 से कम, तो हम 24 पे पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ दूरी की बात करी है मेरे भाई, तो दूरी हमारी 24 किलोमीटर .1 भी हो सकती है, 24.2 भी हो सकती है, मतलब 24 किलोमीटर 200 मीटर, 24 किलोमीटर 300 मीटर, क्योंकि दूरी हमारी कैसे भी हो सकती है, ठीक है। 24.5 किलोमीटर भी दूरी हमारी हो सकती है, ठीक है, जो कि हम 24 लगा देते और ठीक होता। तो हम दोनों स्टेटमेंट से ये बात कहाँ निकाल पाए कि मतलब दूरी 24.2 हो सकती है, 24.3 हो सकती है और 24.4 हो सकती है। मतलब दोनों स्टेटमेंट का यूज करने के बाद भी हम इस कंक्लूज़न पर नहीं पहुँचे, मतलब सत्य जो उत्तर था वो नहीं निकाल पाए हम। तो मतलब दोनों स्टेटमेंट उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस सवाल को हम कहाँ जोड़ के चले जाते हैं, इस सवाल को वहीं जोड़ लेते हैं हम जहाँ हम दिन वाले सवाल करते हैं कि उसका जन्म इतने तारीख के बाद और इतने तारीख से पहले हुआ है, और उसका जन्म इतने तारीख से बाद और इतने तारीख से पहले हुआ है, तो उसका जन्म जो है किस दिन हुआ है, वहाँ रिलेट कर लेते हैं। तो वो स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है, ठीक है। सिर्फ मैं गलती बता रहा हूँ, यदि आपकी समझ में थोड़ा सा ना आ रहा हो तो दोबारा रिपीट करके वीडियो को देख लें, ठीक है। क्योंकि दोनों स्टेटमेंट हमारा जो है आंसर वो नहीं बता पा रहे, क्योंकि 24.1 भी दूरी, दोनों स्टेटमेंट हमें क्या बता पा रहे हैं कि 24 किलोमीटर होगी, लेकिन 24 कोई ज़रूरी है 24 हो, 24.1 भी हो सकती है जो इन दोनों स्टेटमेंट के बीच में आ रही है, 24.2 भी हो सकती है क्योंकि दूरी हमारी मीटरों में भी हो जाती है, ठीक है। वहाँ दिन वाले में ये नहीं कहोगे कि दिन भी हमारे घंटों में हो जाते हैं, ठीक है, दूरी पे ये अप्लाई होता है। चलिए क्वेश्चन और बहुत अच्छा है, उसे देख लेते हैं, ठीक है। मैंने बताया है आपकी सहूलियत के लिए आप कोशिश करें इस चीज़ को समझने की। हो सकता है जिन बच्चों की समझ में ना आ रहा हो वो थोड़ा सा चीज़ें ध्यान लगाने की कोशिश करें, ठीक है। और बाकी समझ में उन्हीं की में थोड़ा ज़्यादा आएगा जिनका सिलेबस अच्छे से क्लियर है, क्योंकि मैं क्वेश्चन ही वो चीज़ें बता रहा हूँ जो आप हमेशा गलती करते हो, ठीक है। तो मैं सब चीज़ें नहीं बता रहा आपको। देखो, दीपक अपने घर से दक्षिण की ओर चलने लगा। चलो जी, उत्तर पूर्व दक्षिण आपको तो पता ही होगा, ये चीज़ भी मैं नहीं बताऊंगा कि उत्तर पूर्व किधर होता है, ये सिर्फ आपके सिलेबस में। ये दीपक है, यहाँ से दक्षिण की ओर चलने लगा और 60 मीटर चला, ठीक है। एक चाय की दुकान पर पहुंचा, ये इसका घर है, हाउस, और चाय की दुकान पर पहुंचा, एक कप चाय का आनंद लिया। तो ये तो हमें कंफ्यूज करने के लिए चीज़ें होती है, ठीक है, इनमें इलझे ना कभी भी। आनंद लिया, बैठा, अखबार पढ़ा, कुछ भी, वह पूर्व की ओर मुड़ा और 60 मीटर चला। पूर्व हमारा इधर होता है, ठीक है। 60 मीटर फिर चल दिया और स्टेशनरी की दुकान पर पहुंचा। कुछ सामान खरीदने के बाद वो 45 डिग्री वामावर्त, वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। मतलब ये चीज़ें मैं बता दूं आपको, ऐसे जब कोई घूमेगा तो इसे कहेंगे हम क्लॉकवाइज।
क्लॉक वाइज, ये चीज़ें नोट कर लेना, भूल जाते हैं क्योंकि वामावर्त और दक्षिणावर्त लिख देता है तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है। क्लॉक वाइज मतलब जैसे घड़ी चलती है, दक्षिणावर्त, ये चीज़ें नोट करने वाली होती है, आदमी हमेशा कंफ्यूज होता है। और यदि कोई ऐसे घूमेगा तो ये होता है वामावर्त, मतलब एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज। क्योंकि कभी कभी हमारी इन्हीं चीज़ों की वजह से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। वामाव्रत, वामावर्त, ठीक है, ये चीज़ें होती है। तो कह रहा है कि 45 डिग्री वामावर्त घूमा, मतलब ऐसे जा रहा तो ऐसे घूमेगा, मतलब इसे ऐसे जाना था और ये ऐसे घूम गया 45 डिग्री यहाँ से। यही चीज़ें होती हैं बस जो गलती हमें करवाती हैं, ठीक है। ये 45 डिग्री घूमा और चला कितना, 60 रूट 2, 60 रूट 2 इतना चला, कोई बात नहीं, चलिए। अब ये अपने ऑफिस पहुंच गया, ये अपने ऑफिस पहुंच गया, ठीक है। ऑफिस पहुंचने के बाद ये कह रहा है कि उसके घर और ऑफिस के बीच की न्यूनतम दूरी हमसे ये पूछिए, ठीक है, ये पूछिए। तो हम ये कैसे बताएं, चलो पहले इसे मिला देते हैं। ये मैंने मिला दिया, देखो ये सीधी मिलाई है, तो ये वाली भुजा 60 है तो ये भी 60 होगी। यहाँ तक तो हम पहुँच गए, क्लियर सी बात है। देखो मैं चीज़ें बिल्कुल फैक्चुअल बताऊंगा, बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़े आपको, पढ़ाने का तरीका मेरा बहुत ही अलग है। मैं वो वाली नहीं बताऊंगा रूट पूट निकाल के तब दूरी बताएंगे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट। भाई जब ये 60 है, ये मैंने सीधी मिला दी, ये 60 है तो ये भी 60 होगी, बराबर की भुजा है, बहुत अच्छी बात। मैं आपको बता दूं, जब आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, जब आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, यदि एंगल 45 बनता है और 90 अंश का कोण होता है तो ये भी 45 होगा, ठीक है, ये 90 होता है। यदि ये कोण हमें 45 ही दे दे तो सारे कोण बता देते हैं हम क्या है। तो जब आपका एंगल 45 होता है तो ये लंब और आधार हमेशा बराबर होते हैं, ये पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा होता कैसे बराबर होते, tan 45 लंब बटे आधार, मैं बता दूं आधार, लंब ये है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, लंब बराबर आधार हो जाते हैं इसे, ठीक है, लंब बटे आधार। तो ये इधर आ गया तो बराबर हो गए। तो जब ये 45 होता है तो लंब और आधार बराबर होते हैं, तो लंब क्या बनेगा मेरा यहाँ, ये बनेगा। तो मतलब क्या हुआ कि ये 60 है, ठीक है, तो ये भी 60 होगी, सीधी सी बात। तो जब ये 60 है तो ये भी तो 60 होगी, मैंने भी बताया ये लंब है ये आधार है। जब ये 60 है तो ये भी 60 होगी, कुछ भी लिखाने की जरूरत नहीं है, ऑफिस और उसके बीच की दूरी 120 हो गई, आंसर हो गया, ठीक है। बेसिक बिल्कुल कॉन्सेप्ट। चाहता तो मैं आपको इन चीज़ों में इल्झाया रहता कि ये भी ना बताता ये भी ना बताता। लोग कैसे करवाते हैं मैं बताऊंगा आपको, लोग कैसे करवाते हैं। क्वेश्चन वही है, करवाने के सबके तरीके अलग अलग हैं। देखो कैसे करवाते हैं, कहते इसको मिला लो, ठीक, ये 60 है ये भी 60 दिया है तो इसे निकाल लो, कर्ण बराबर करके, कर्ण स्क्वायर 60 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर ऐसे करके, इसके रूट के अंदर करके इससे स्क्वायर हटा के और लिखाते 60 रूट 2, ये लिख आया, ठीक है। यहाँ लिखाने के बाद फिर इसे लिखाते ऐसी करके, ठीक है, ये दे ही रखा, ये भुजा होगी ये भुजा होगी और ये से मानते समकोण त्रिभुज, तो ये भुजा फिर इसका कर्ण निकालते तो वो आंसर आता है यहाँ से निकल। लेकिन मैंने आपको बताया बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट, बिल्कुल जिसमें कापी पेन चलाने की हमें ज़रूरत नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। भाई ये 60 ये दे रखा है, इसे हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मैंने यहाँ से खींच लिया तो मुझे पता चल गई दोनों भुजा बराबर होंगी, ये 60 आ गया हमारा। 45 पे हमें ये चीज़ पता होती है और पता नहीं है तो होनी चाहिए कि जब 45 डिग्री बनता है तो लंब और आधार बराबर होते हैं। जब ये लंबा पूरा 60 है तो ये भी 60 होगा हमारा, ठीक है। आप कहोगे कि ये तो और ऊपर भी जा सकती थी, हमें क्या पता ये कहाँ रुकेगी, ठीक है, बिल्कुल आपकी बात सही है। लेकिन मैंने आपको बताया कि जब 45 डिग्री हमारा एंगल बनता है तो हमारी दोनों भुजाएं हैं बराबर होती हैं, ये वाली भी और ये वाली भी, ठीक है। देखो हमें कैसे पता चलिए कि ये यहीं जाके रुकेगी, क्योंकि ये 45 पे गया है और 45 का मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी और ये बीच से गया है तो ये एक वर्ग बनेगा, ठीक है। और वर्ग का जो विकर्ण होता है भुजा रूट 2 होता है। यदि इसकी भुजा 60 है
समझे। तो ये विकर्ण जो बनेगा भुजा √2 होता है। विकर्ण आपने पढ़ा होगा, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, भुजा √2 और सब चीज़ मौखिक हो जाती है। जब भुजा √2 विकर्ण है हमारा तो भुजा भी तो 60 होगी, ये भी 60 होगी। एक वर्ग बना है हमारा, ठीक है। 45 डिग्री पे जो काटता है वो विकर्ण होता है, ठीक है। और ये हमारा वर्ग तैयार हो गया, तो हमें पता चल गया कि ये सब भुजाएं 60 है। तो ये 60, ये 60, 120 हो गई। देखो अगला प्रश्न देखो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न है कि त्रिषा एक बिंदु P से पश्चिम की ओर चलना शुरू करती है और 20 मीटर सीधी चलती है। P से पश्चिम की ओर, देखो वो ये P पॉइंट है और यहाँ से पश्चिम की ओर चलना शुरू करती है, ठीक है। 20 मीटर चलने के बाद चलो वह घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी ऐसे चलती है, घड़ी की दिशा में वह 60 डिग्री मुड़ती है, ठीक है। मतलब क्या, यहाँ से 60, उसे जाना तो सीधा था लेकिन यहाँ से 60 डिग्री मुड़ गई, ठीक है। फिर क्या कहा इसने, और 20 मीटर चली, यहाँ भी 20 मीटर चली, ठीक। चलो जी, फिर वह दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज 60 डिग्री पर मुड़ती है। उसे जाना तो सीधा था लेकिन वो फिर 60 डिग्री मुड़ गई, 20 मीटर चली, मतलब यहाँ से 60 डिग्री मुड़ गई, ठीक है। और 20 मीटर चली, वह फिर क्लॉकवाइज 60 मीटर डिग्री मुड़ती है और 20 मीटर चलती है। इसे जाना तो सीधा था, ठीक है। यहाँ से फिर 60 मुड़ी, फिर 20 मीटर चली, 1 2 3 4 बार तो मुड़ चुकी है, 1 2 3 4 बार। फिर क्लॉकवाइज में 60 मीटर 60 डिग्री मुड़ती है। इसे जाना तो सीधा था, ये फिर 60 डिग्री मुड़ गई और 20 मीटर चली, ठीक। तिरछा एक बिंदु P से चलना शुरू करती है, 20 मीटर से चलती है। फिर वह क्लॉकवाइज 60 मीटर मुड़ती है और 20 मीटर चली। फिर वह क्लॉकवाइज 60 डिग्री मुड़ती है, 20 मीटर चली। वह फिर से क्लॉकवाइज 60 डिग्री मुड़ती है और फिर 20 मीटर चली। फिर से क्लॉकवाइज 60 डिग्री मुड़ती है और 20 मीटर चली और वह बिंदु O पर पहुँच गई, Q पर। तो बिंदु P और Q के बीच की न्यूनतम दूरी ये पूछिए हमसे, ये पूछिए। कैसे बताऊं भाई, इसमें तो कोई फॉर्मूला भी नहीं लगता, लेकिन हाँ चीज़ें हमारी क्लियर होंगी, बहुत सारी चीज़ें। तो ये बना हमारा षष्ठभुज। षष्ठभुज, षष्ठभुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये कैसे पता चली भाई, क्योंकि षष्ठभुज का जो आंतरिक कोण होता है वो 120 का होता है। ये चीज़ें हमें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि 60 जब बाहर बन गया, पूरा 180 का होता तो 120 अंदर बनेगा। ये भी 120 का है, ये 120 का। वैसे भुजाओं से भी क्लियर पता चल रही है, सारी भुजाएं बराबर बराबर हैं। तो षष्ठभुज बन गया है हमारा। षष्ठभुज हो चाहे पंचभुज हो चाहे अष्टभुज हो, सबकी भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं। तो ये हमें पता कैसे चल गया, तो ये पता चल गया हमें बनाने से, ठीक है, कि षष्ठभुज है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ बन तो गया, आंसर भी आ गया कि आंसर 20 ही होगा, क्योंकि प्रत्येक भुजा बराबर। लेकिन इन क्वेश्चनों से हमें आगाह कैसे रहना है, बचना कैसे, जब क्वेश्चन हमारे सामने इस टाइप से दिखाई दे और सिर्फ हम गिनते चले जाएं कि कितनी बार मुड़ी और कै भुजा हमारा बन के तैयार हो गया। और पहली बात तो हम एंगल ही देख के बता देंगे कि 60 डिग्री बार बार मुड़ी जा रही है 60 डिग्री पे, तो 6 भुज बनेगा, या फिर पंचभुज बनेगा, या फिर अष्टभुज बनेगा। यदि पंचभुज बनेगा, देखो जो पंचभुज होता है उसका जो आंतरिक कोण होता है ये वाला 108 डिग्री होता है, ठीक है, 108। तो बाहरी जो देगा आपको, और जो देगा वो 72 डिग्री देगा, 72 डिग्री पे मुड़वाएगा आपको। तो ये चीज़ समझ जानी है आपको कि 72 डिग्री पे यदि मुड़वाए, इसमें 60 पे मुड़वा रहा है, कै बार मुड़वाए, 1 2 3 4 बार मुड़वाया, उसमें पंचभुज बनाएगा तो 3 बार मुड़वाएगा, ठीक है। तो पंचभुज का जो आंतरिक कोण है वो है 108 डिग्री। तो इस चीज़ों को हमें समझ जानी है कि पंचभुज बनवा रहा है या षष्ठभुज बनवा रहा है या अष्टभुज, बस इतने तक ही आएगा, ठीक है। और ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो 10 भुज भी आ जाएगा, लेकिन ये चीज़ें हमें क्लियर होनी चाहिए
कि यदि पंचभुज पूछेगा तो 72 डिग्री पे वो बार बार मुड़वाएगा हमें, ठीक है। षष्ठभुज पूछा है तो हमें 60 डिग्री पर बार बार मुड़वाया उसने, ठीक है। छः भुज, सात भुज होता नहीं है, ठीक है। सात भुज षष्ठभुज पे आपको मुड़वाएगा ही नहीं, अष्टभुज पे मुड़वाएगा फिर सीधा। अष्टभुज पे यदि मुड़वाएगा तो आपको 45 डिग्री पर, ठीक है, 45 डिग्री, क्योंकि अष्टभुज का जो आंतरिक कोण होता है वो 135 डिग्री होता है। तो ये चीज़ है, अष्टभुज में आपको 7 बार मुड़वाएगा, तो चीज़ें क्लियर सी हो जाएंगी। आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ ये चेक करना है कि ये अष्टभुज तो नहीं बनना, या छःभुज तो नहीं बनना, या पंचभुज तो नहीं बनना। सिर्फ देखते ही उसका आंसर वही टिक लगा देना है, ठीक है। चीज़ें बार बार घूम के इतनी देर में बनाओगे तो सीधा आंसर वही होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, क्योंकि यदि हम इन्हें पढ़ेंगे नहीं, इनसे आगाह नहीं होंगे, तो वहाँ हम ये बिल्कुल परफेक्ट नहीं बना पाएंगे। मैंने परफेक्ट बना दिया क्योंकि चीज़ें पढ़ रखी हैं, देख रखी हैं कैसे बनता है। यदि नहीं बना पाता तो ये टेढ़ा मेढ़ा ऐसे 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 क्या बन जाता है, कोई पता नहीं चलती, ठीक है। वही चीज़ सबके साथ होती है, ठीक है। और ये एक छोटा सा सवाल है, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर और टैबलेट ये सर्कल के द्वारा दर्शाए गए हैं, तो इनमें से कौन सा ठीक होगा। हम क्या करते हैं, हम मोबाइल फ़ोन को और टैबलेट को दोनों को कंप्यूटर समझ लेते हैं। मतलब कुछ कंप्यूटर ही एक युक्ति की तरह है ये, इन्हें समझ लेते हैं, ये वाला टिक लगा देते हैं जो गलत हो जाता है बार बार, ठीक है, जो मुझसे भी हुआ था, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी। क्वेश्चन मेरे पास बहुत सारे हैं, चीज़ें आप सीखते रहिए, इन्जॉय करते रहिए। चीज़ें मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराऊंगा। थोड़ी सी इनमें से आपको कुछ समझने में दिक्कत आई हो, या कोई भी चीज़ किसी भी टाइप की प्रॉब्लम क्रिएट हुई हो, तो प्लीज़ कमेंट में कर दीजिएगा। कमेंट वगैरह जो भी है आप कमेंट में लिख दिया करो, ठीक है। कमेंट में सभी की पढ़ता हूँ, और बिल्कुल कमेंट में आपको जेन्युइन चीज़ आपको बता देता हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको एक नई क्लास में, नए जोश और नए अंदाज के साथ। सभी को राम राम।